लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में एक शानदार और खूबसूरत वाले अंदाज में पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा करता हूँ एक समय का बड़ा हिस्सा आप अपनी पढ़ाई को ही दे रहे होंगे, तभी आपके टारगेट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट होते हुए चलेंगे और रिवीजन को आप साथ में ज़रूर लेकर चल रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, तब तक मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। और मेरा सवाल आपसे है कि बताइए, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का ऊष्मा का एसआई मात्रक बताएंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट बड़े करेंगे थोड़े। तो अभी हमारे साथ जुड़ने वालों में हैं कन्हैया लाल हैं, धारा सिंह जी हैं, सलोनी हैं, पुष्प्रीत हैं, रियांश हैं, रोहित हैं, हरिओम यादव हैं, सूरज हैं, रामकिशन हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत शानदार आप सभी का आंसर आता हुआ, और सभी का आंसर है केल्विन। कैसे हो जाएगा? केल्विन नहीं होगा भैया। सभी का एक ही आंसर आ रहा है, एक आध दो मेरे भाई बहनों का थोड़ा गलत है। राहुल जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं तापमान का मात्रक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऊष्मा का मात्रक। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट होती है जूल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपको बहुत अच्छे से याद हैं चीज़ें। अच्छा लगता है देख के कि हाँ, आप सही आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा एक बस यही है कि हाँ, आपको आपका रिवीजन बहुत अच्छा है, जिससे आपको चीज़ें याद हैं, कल की पढ़ाई हुई भी। तो कल देखिए हमने ऊष्मा के बारे में बहुत अच्छे से सीखा कि ऊष्मा और तापमान कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, और ऊष्मा ली दी जाती है, तापमान कुछ ऐसा है नहीं कि उसको लिया या दिया जा सके। तापमान तो सिर्फ एक मात्रक है, मापने का तरीका है कि कितनी ऊष्मा ली गई है, कितनी ऊष्मा दी गई है, कितनी हीट टेकन है और कितनी हीट गिवन है। और हमने ये भी देखा कि ऊष्मा देने का आखिर मतलब क्या होता है, कि अणुओं के साथ क्या चक्कर चल रहा है अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं। साथ ही हमने ऊष्मा के मात्रक देखे, ऊष्मा के प्रकार देखे, और हमने देखा तापमान के मात्रक देखे, और तापमान से बनने वाले बहुत सारे सवाल देख लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए एक सवाल आता है आपका। एक टॉपिक आता है आपका, अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज। तो हेडिंग डालेंगे आप, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी कि फेज चेंज, अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज। देखो एक बार क्या होता है अवस्था का परिवर्तन, फेज का चेंज क्या होता है। देखिए अवस्था का परिवर्तन है जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक सॉलिड है। पहले ध्यान से समझते रहना, फिर एक साथ लिखेंगे सारी चीज़ों को, जैसे कि हम लिखते हैं हमेशा। पहले समझ लो। देखो समझ लिया तो लिख तो आप अपनी भाषा में भी लोगे, बट फिर भी मैं लिखवा दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। समझेंगे पहले, ये सॉलिड है। अब देखिए इस ठोस को मैं गर्म करना शुरू करता हूँ, ये एक सॉलिड है, और इसको मैंने गर्म करना शुरू किया, ऊष्मा देनी शुरू करी, तो क्या होगा? ये भाई इसकी अवस्था बदल जाएगी, और ये किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। यानी कि मैंने इसको तब तक ऊष्मा दी जब तक कि ये द्रव में नहीं बदल गया। ठीक है, ऊष्मा देता रहा मैं इसको। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ, जैसे ये लोहा है, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत सारी परिभाषाओं में अंतर पता लगेगा। आप तो गलन और गलनांक को एक ही पढ़ते हैं, आप तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट को एक ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, आपको फर्क समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इस वस्तु को, कोई भी वस्तु है, मान लो लोहा है, क्या उसको थोड़ी सी हीट देते ही वो तुरंत लिक्विड बन जाएगा, वो तुरंत पिघल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। मान के चलो कि लोहा 716 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। मान लो कोई भी धातु है, लोहा छोड़ो, कोई भी धातु है, वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती है। ठीक है, अगर वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे तुम उसको हीट दोगे, मान लो तुमने उसका टेम्परेचर 100 किया, फिर तुमने उसका टेम्परेचर 200 किया, फिर तुमने 500 किया, फिर तुमने 699 किया। ठीक है, और फिर तुमने उसका टेम्परेचर यहाँ, अच्छा 699 किया, तो 699 पर वो क्या कह रही होगी कि भाई साहब, अगर तुमने मेरा टेम्परेचर 1 भी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया ना, तो मैं तुरंत पिघल जाऊंगी, और फिर भी तुमने बढ़ा दिया।
मान लो तुमने उस वस्तु का टेम्परेचर 700 कर दिया, तो 700 पे क्या हो जाएगी, वो पिघल के क्या बन जाएगी, द्रव। ठीक, तो देखिए ये क्या है, क्या वो ठोस से द्रव टक से बदल गई, क्या एक ही पॉइंट पर बदल गई कि तुमने एक साथ उसको इतनी ऊष्मा दे दी। देखो एक साथ बहुत सारी ऊष्मा दिया जा पाना संभव ही नहीं है, वस्तु धीरे 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 ऊष्मा लेगी। तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक अभी ये ठोस है, इसको जरा सी हीट दो, टक से ये लिक्विड बन गया, टक से द्रव बन गया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो होता क्या है, आप ये कहोगे कि भैया जी ये पूरी एक प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, ये बहुत सारे बिंदुओं में हुई है, बहुत सारे पॉइंट्स में हुई है। तो देखो इसको बोलते हैं एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया का मतलब होता है कि जिसको होने में कुछ समय लगे, और बिंदु का मतलब क्या होता है, जो टक से हो जाए। जैसे पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे ये अभी यहाँ है, सीधा है, और देखो टक से नीचे आ गया, ये पॉइंट है। एक प्रोसेस क्या है, धीरे 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 करके आए, ये एक प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे कि एक प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस उठा लो आप, वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अरे भाई मैंने 100 का अंतर लिया है, हो सकता है कोई कहे मैं तो 10 का अंतर लूंगा, तो 110 120, तो वहाँ और बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे। तो हमें उस बात से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि किसी भी प्रक्रिया के होने में बहुत सारे बिंदु इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बात हम सब करो कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आ गई। तो देखो ये पूरी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस द्रव में बदल रहा है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। तो गलन क्या है, गलन एक प्रक्रिया है। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, और उस प्रोसेस का अंतिम बिंदु, उस प्रोसेस का अंतिम अंक, इस पूरी प्रक्रिया का, गलन की प्रक्रिया का अंतिम अंक क्या कहलाता है, गलनांक। शब्द पढ़ो, गलन का अंक, गलन की प्रक्रिया का अंक जो है वो गलनांक कहलाता है। इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में फर्क समझ में आया होगा, गलन में और गलनांक में फर्क समझ में आया होगा। गलन एक पूरी प्रक्रिया है, जबकि गलनांक उस प्रक्रिया का सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो जब आप परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अगले पेज पे लिख लेते हैं कि गलन क्या होती है, गलन क्या होती है, मेल्टिंग क्या होती है। तो आप लिखेंगे कि पहली बात तो ये प्रक्रिया है, कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में बदलता है, कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदलता है, यानी कि द प्रोसेस, ये एक पूरी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, कि सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, और भैया जी गलनांक क्या होता है, तो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप कहोगे मेल्टिंग पॉइंट होता है गलन की प्रक्रिया का आखिरी बिंदु, गलन की प्रक्रिया का आखिरी बिंदु। तो आप कहेंगे कि वह ताप, मतलब वह टेम्परेचर, ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, कोई ठोस द्रव में, जिस पर, वह ताप जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। देखो दोनों में सेम ही हो रहा है, लेकिन एक पूरी प्रोसेस है और एक बिंदु है, सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आपको प्रक्रिया और बिंदु में शायद फर्क ना पता होता तो आपको दोनों चीजें एक ही लगती, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट है और मेल्टिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलो भैया यहां तक मुझे समझ में आ गया। अब देखो इस द्रव को अगर तुम और गर्म करोगे तो क्या होगा, पहले तो ये उबलना शुरू होगा, और उबलते उबलते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये आपका गैस बन जाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि ये भाप बन जाएगा तो भाप जो होती है ना, पानी जब गैस में बदलता है तो उसको भाप कहते हो। ऐसा नहीं है लोहा अगर गर्म होके गैस बनेगा
ज़्यादा आपने उबालने के बाद भी गर्म किया, गैस बनेगा तो उसको भाप कहोगे, नहीं। वेपर हमेशा वाटर के लिए ही बोलते हैं। तो आप कहोगे, आप भाप नहीं कहोगे, आप कहोगे गैस। कौन सी फॉर्म में आ गया? गैस में आ गया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बॉइलिंग। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बॉइलिंग। तो बॉइलिंग एक प्रोसेस है, यानी कि इसको बोलते हैं हम गलन। और इसका जो आखिरी बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपका गलनांक। सॉरी, गलन नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी, इसको बोलेंगे आपका एक तो बॉइलिंग हो गया। अच्छा, पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी बताता हूँ अभी। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार हिंदी वर्ड कोई सजेस्ट करना जरा। थोड़ा सा स्किप हो रहा है। बॉइलिंग को बोलेंगे हम, उबलना तो एक सामान्य शब्द हो जाएगा, जो साइंस वाला शब्द है, टेक्निकल शब्द है, उसको बोलेंगे हम गलन हो गया। एक बार बताना, संघनन, द्रवण, कुछ ऐसा ही शब्द है ना। एक बार हिंदी का शब्द बताओ। वाष्पन नहीं होता, वाष्पन नहीं होता, वाष्पन दूसरी चीज है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। गलन हो गया, मेल्टिंग हो गया। बॉइलिंग का एक बार हिंदी शब्द बता दो, वो आसान सा शब्द है, थोड़ा स्किप हो रहा है। तो जरा बताइए, इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत है कि भाई बॉइलिंग क्या होती है। आप कह दो कि जब कोई द्रव, बॉइलिंग एक प्रोसेस है। बॉइलिंग क्या होती है? प्रोसेस होती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? उस प्रोसेस का आखिरी बिंदु। उस प्रोसेस के आखिरी बिंदु को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अरे खौलना उबलना नहीं होता महाराज, क्वथन होता है। हाँ, क्वथन, क्वथन, सॉरी, याद आ गया, क्वथन। थैंक यू भाई जिन्होंने भी बताया, क्वथन इसको बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है आपकी क्वथन। और ये जो अंक होता है ये होता है क्वथनांक। ये होता है आपका क्वथनांक। तो जरा बताइए, क्या इसकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत है कि जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, और इस प्रक्रिया के आखिरी बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। शायद नहीं है, अब आप लिख भी लोगे। अच्छा, एक भाई ने कहा, जी एक बात बताओ भैया, कि अगर मैं इस गैस को ठंडा करूं, गैस तुमने कहाँ ठंडी होती हुई देखी है? कहीं देखी है गैस ठंडी होती हुई? आपने चाय बनाई हो, कभी पानी गर्म किया हो, तो आपने जिस बर्तन में पानी को लिया होगा उसको तस्तरी से ढका होगा। जब आप तस्तरी हटा के देखते हो, जब पानी गर्म हो जाता है, तो उसके ऊपर पानी की बूंदें जमी नजर आती हैं। क्यों जमी नजर आती हैं आपको? देखो, पानी गर्म होकर गैस में बदला होगा, और गैस का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में बदलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो प्लेट ऊपर रखी है वो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है, वो कम पे है। तो जब गर्म चीज़ ठंडी चीज़ से टच होगी, तो गर्म चीज़ से ऊष्मा ठंडी में चली जाएगी, हीट कोल्ड चीज़ में चली जाएगी, यानी कि गैस जो है वो ठंडी हो रही है कि नहीं? भाई, गैस में से ऊष्मा प्लेट के पास जा रही है, तो डेफिनेटली गैस ठंडी हो रही है। तो गैस के ठंडी होने का मतलब यही है कि वो किस में बदल जाएगी? वापस पानी में बदल जाएगी। अरे भाई, द्रव से कोई चीज़ गर्म होकर गैस में बदलेगी, तो गैस गर्म होकर किस में बदल जाएगी? लिक्विड में बदलेगी, द्रव में बदलेगी, तभी तो वो द्रव की बूंदें जमी होती हैं। तो उस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, इसके आखिरी बिंदु को नहीं पूछा जाता है, इसका आखिरी बिंदु कभी नहीं पूछा जाता, निश्चिंत रहिए। फिर इस अगर द्रव को तुम ठंडा करो, भाई पानी ले लो, उसको फ्रिज में रख दो, तो पानी ठंडा होके क्या बन जाएगा? फिर से ठोस बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हिमयन। हिमयन यानी बर्फ में बदलना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीजिंग। और इसका जो आखिरी बिंदु है, इस प्रक्रिया का जो आखिरी बिंदु है ये, इसको बोलते हो आप हिमांक, यानी हिमयन का अंक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आपकी क्लास में रिलैक्सेशन मिलता है कसम से। हेलो भैया, आपकी बात सुन के मुझे भी रिलैक्सेशन मिला, सारी दिन की थकान बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बताएंगे भैया जी, क्या आपको चारों प्रोसेस और 3 अंक समझ में आ गए? और डेफिनेटली ये भी समझ में आया होगा कि प्रोसेस में और अंक में क्या फ़र्क होता है। उम्मीद है आप लिख लेंगे इतना तो, या लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना तो समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई बना लेंगे इसको। बताओ भैया, इतना सब कुछ क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हमारा ये फेज़ के चेंज होने का मुद्दा ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ और चीज़ें करवाएंगे। प्रवीण बाबू, मैंने आपको बता दिया है कि कितने दिन और लगेंगे फिजिक्स में। और देखो, आप देखते ही होंगे कि यार क्लास में आने के बाद ना बाबूजी पढ़ाया ही जाता है, बस
थोड़ी स्पीड इसलिए हल्की स्लो रखता हूँ क्योंकि एक तो बाइलिंगुअल है, ऊपर से कोशिश करता हूँ समझाया ज़्यादा जाए। तो हालांकि फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, देखिए आप पूछते हैं कि कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने एक बार बता दिया आपको, कई बार ही बता दिया है, फिर आप बार बार पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार इनको ना शायद सिलेबस ख़त्म कराने की जल्दी है, तो हल्का सा एक हल्का सा साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारा समय है हमारे पास, अगर ऐसा होता कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो फिर मैं खुद ही जल्दी करवा देता। ठीक है जी, चलो भैया मुझे बहुत अच्छे से सारी बात समझ में आ गई है। सर हिंदी लिख दो, अरे भाई कोई एक सिंगल शब्द बताओ जिसकी हिंदी ना लिखी हो, मेरे हिसाब से तो सबकी हिंदी लिखी हुई है। ये हिंदी तो है, ये हिंदी है, ये हिंदी है, सबकी हिंदी लिखी हुई है, और पूरी परिभाषा मैंने देखो बाइलिंगुअल लिखी हुई है, तो सारी प्रोसेस आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आपका अवस्था का परिवर्तन। अब देखिएगा कि एक नोट डाल के लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो दुनिया की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, जो भी सॉलिड फॉर्म में है उसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड के बाद गर्म करोगे तो गैस बनेगा, यानी ठोस से पहले द्रव बनेगा और द्रव से फिर वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ठोस में होंगी, पहले ठोस में होंगी, और उन्हें गर्म करोगे तो वो डायरेक्टली गैस में बदल जाएंगी, यानी कि उसमें द्रव वाली स्टेट आती ही नहीं है, वो सीधी सीधी किस में बदल जाएंगी, गैस में बदल जाएंगी। ठीक है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है जैसे कपूर है, नेफ्थलीन आप देखिए, कैम्फर देखिए, कैम्फर क्या होता है, पूजा में जो यूज होता है आपका कपूर, कपूर तो सबने देखा होगा, या नेफ्थलीन की गोलियां देखी होंगी। नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ होती हैं, जैसे आप कभी मॉल में जाएंगे तो वॉशरूम में सफ़ेद सफ़ेद कलर की गोलियां रखी होती हैं, या घरों में माता जी सफ़ेद सफ़ेद कलर की जो बॉल्स होती हैं ना, उनको कपड़ों में रख देती हैं, सर्दी के कपड़ों में, ताकि उनमें स्मेल ना हो जाए। तो उसको कभी आप जला के देखना, वो कभी भी लिक्विड में नहीं बदलेगा, वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, वो हमेशा गैस में बदल जाता है। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधा गैस में बदल जाए उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्व पातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व पातन, यानी कि सब्लिमेशन। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता हो उसको ऊर्ध्व पातन कहते हैं। और सवाल आएगा कि ऊर्ध्व पातन कौन दिखाता है, तो आप एग्जाम्पल में कह दोगे भाई साहब कपूर उठा लो, कैम्फर, आप उठा लो नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन केमिकल होता है एक। और एक चीज और होती है शुष्क बर्फ। भैया ये क्या बवाल है, देखो शुष्क बर्फ है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सूखी बर्फ, तो ऐसी बर्फ जिसके अंदर से पानी निकाल लिया गया हो। भैया ऐसे कैसे हो जाता है, खूब हो जाता है। अब बर्फ में से देखो, आप बर्फ खरीद के लाओ, यहाँ नॉर्मल बाजार से बर्फ खरीद के लाओ, इतनी बर्फ लाओ, या फ्रिज से निकालो, तो उसमें से जो पानी निकले उसको नोट कर लो। फिर आप सियाचिन ग्लेशियर जाओ और वहां से उतनी बर्फ लो, उसमें से पानी निकाल के देखना। अगर यहाँ 2 किलो बर्फ में से 1.5 किलो पानी निकलता है, तो वहाँ 2 किलो बर्फ में से 100 ही ग्राम पानी निकलेगा। मेरे मामा जी का बेटा है, वो उधर ही पोस्टेड है, आर्मी में है वो, तो वो बताता है कि भैया 5-5 किलो बर्फ लेके हम उसको गर्म करते हैं ना, तब जाके 100-100, 150-150, 200-200 ग्राम उसमें पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से सूखी हुई होती है, उसमें से मॉइस्चर होता ही नहीं है। भाई पानी कहाँ रुकेगा, जहाँ नमी होगी वहाँ नमी नहीं है। आपने सुना होगा सूखी हवाएं, वहां पर सूखी सर्दीली हवाएं चलती हैं, जो आपको अगर ऐसे निकल गई ना छू के तो काट देंगी आपको। वो तो उनका शरीर पूरा ढका होता है, अगर आपने पैर रख दिया ना उस बर्फ पे, काट देगी आपको वो बर्फ, इतनी खतरनाक होती है, क्योंकि बिल्कुल सूखी बर्फ है, सॉलिड हुई पड़ी है, ठोस हुई पड़ी है ना। अच्छा ये आपने और कहाँ देखी है शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ में क्या होता है, बर्फ है सूखी है, अगर उसको आप किसी जैसे कंटेनर में रखी हुई है, बर्तन में रखी हुई है, अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो गर्म होगी। अब गर्म होकर द्रव में बदलनी चाहिए थी, बट द्रव उसके पास है ही नहीं, तो सीधी कहाँ बदलेगी, गैस में बदल जाएगी। आपने कहाँ देखी होगी शुष्क बर्फ, एक तो आपने देखी होगी इंद्र के दरबार में। कहाँ, जब पुराने जो सीरियल हैं या मूवी चलती थी, तो उनमें इंद्र के दरबार में जब अप्सराएं नाचती हैं तो साइड में से धुआं धुआं सा उड़ता रहता है। आजकल यही सीन चलने लग गया है शादी ब्याहों में, देखा है आपने, जब दूल्हे और दुल्हन वरमाला को जाते हैं तो शुष्क बर्फ उड़ाई जाती है, धुआं धुआं सा उड़ जाता है वहाँ पे, वही ड्राई आइस होती है। कितना सुकून मिला होगा उस पल को सोच के, है ना, आपको तो ज़्यादा। पंकज बाबू रासायनिक सूत्र हमसे नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बताइए ऊर्ध्वपातन इनमें से कौन सा केमिकल दिखाता है, इनमें से कोई एक नाम होगा तो आप कह देंगे जी शुष्क बर्फ दिखाता है। ठीक है। मैं तो शुष्क बर्फ खाने की सोच रहा था बेटा, भूल जाओ, निकाल दो विचार।
भैया रामकिशन साहू, ये बताओ समस्या क्या है, मैं यहीं बता दूंगा आपको क्या दिक्कत है। धर्मेंद्र भाई बहुत सारा आभार। और देखिए, अब पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। बाकी बस ये है कि आपको जहाँ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बताएंगे जरा कि हाँ क्लियर है ये चीज़। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है ऊर्ध्वपातन। तो ये हो गया अवस्था का परिवर्तन। अब इस चैप्टर में एक लास्ट चीज़ बची है, और वो है कि ऊष्मा प्रवाह के प्रकार। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये है ऊष्मा प्रवाह के प्रकार, यानी कि मोड्स ऑफ हीट फ्लो। मोड्स ऑफ हीट फ्लो, कि हीट कैसे फ्लो करती है, कितने तरीके से हीट चल सकती है, ऊष्मा चल सकती है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया मस्त सा, जिससे आपको समझ में आए। मान के चलो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना। हालांकि ऐसी गर्मी में सर्दी फील कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये आपने आग जला रखी है, जनवरी का महीना सोच लो। ये आपने आग जला रखी है और आप बैठे हुए हैं यहाँ अपनी कुर्सी डाल के। यहाँ आपने अपनी कुर्सी मस्त डाली हुई है, ठीक है, आप इस पे ऐसे बैठे हुए हैं। अब आप अपने हाथ कैसे सेकते हैं? भाई ऐसा तो नहीं है कि अपने हाथों को आप आग में दे देते हो, आपके हाथ गर्म हो जाते हो फिर निकालते हो, फिर दूसरा हाथ आग में देते हो, ऐसा तो है नहीं। आप आग से गर्मी कैसे लेते होंगे? तो संभवतः आप अपने हाथों को आगे करते हैं यहाँ, और थोड़ी दूर से ही आपको गर्मी मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जो आसपास की हवा है ना, ये गर्म होके ऐसे बह रही है। आसपास की हवा गर्म हो के बह रही है, और आपको जो थोड़ी दूर से गर्मी मिल रही है ना, ये इस हवा के कारण ही मिल रही है। ये हवा गर्म हो चुकी है, उसी हवा को आप छूते हो, आपके हाथों को गर्मी महसूस होती है। तो देखो, हमने देखा कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं यहाँ लिखता रहूंगा सारी चीज़ों को। इस प्रक्रिया में क्या है कि गर्मी आपको कैसे मिली? अगर मैं ये कहूँ कि हवा के अणु हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, जो आग गर्मी पाकर ऊपर उठना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए चले जाते हैं, और यही गर्म मॉलिक्यूल्स आपके हाथों पर लगते हैं, तो आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक है जी, चलो एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका आपका वही परम मित्र, जिसने आपकी जिंदगी पूरी तरह खराब कर रखी है, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छूट रहा, क्योंकि वो परम मित्र है। वो उल्ट पुल्ट बातें सिखाता है, लेकिन आपने उसको सोच लिया भाई अब इसकी बातों में नहीं आऊंगा। हालांकि हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन 4-6 दिन बाद फिर उसकी याद आने लगती है। कभी मन करता है अब को भाई इसके साथ घूमने नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट कराता है ये मेरा। उसका नंबर नंबर बंद कर दो, उससे कहोगे भाई मैं तेरे साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा सगा परम मित्र है। अब वो बेचारा यहाँ खड़ा हुआ है कहीं बहुत दूर, ठीक है। अब वो तुम्हारी तरफ देख रहा है कि भैया बुला ले यार, मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन तुमने आज सोच रखा भैया इसको नहीं बुलाऊंगा मैं। तो उसने क्या जुगाड़ किया? वो लेके आया लोहे की एक रॉड, और उसने इस लोहे की रॉड को आग में लगाया। एक लोहे की रॉड लाया और उसने इस लोहे की रॉड को आग में लगाया। बड़े ध्यान से सुनते रहो, ऊष्मा प्रवाह 3 तरीके का होता है, एक एग्जांपल में टक से समझ में आ जाएगा, सुनते रहो सारी चीजों को। अब वो क्या करता है कि देखो, जब यहाँ आग में लगाएगा तो डेफिनेटली इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। अगर ये कोई ठोस है, मान लो लोहा ही है, तो लोहे की रॉड का दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको पकड़ लेता है और इसी से हाथ लगा लगा के अपने हाथों को सेक रहा है, क्योंकि इसकी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं है, तुम आंख निकाल रहे हो इसकी तरफ, ठीक। तो देखो यहाँ ऊष्मा का प्रवाह कैसे हो रहा है। लोहे को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो इसके अणु एक दूसरे से लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। मैंने आपको बताया था ठोस के अणु चिपके हुए होते हैं। तो ऊष्मा पाने का मतलब क्या होता है कि इसके अणुओं में गति आनी शुरू हुई होगी। ये वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, और ये वाइब्रेशंस कहाँ तक आ गए, ये कंपन कहाँ तक आ गए, इस यहाँ तक आ गए। इसलिए इसने यहाँ से गर्मी प्राप्त कर ली, तो इसमें गर्मी ऐसे पहुंची होगी, ठीक है। अब तीसरा एक व्यक्ति जो ऊष्मा लेना ही नहीं चाहता, वो मान लीजिए आग के पास खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। हवा इधर बह रही है, इसने कोई ठोस नहीं लिया। क्या बताओ, ये भी थोड़ी बहुत गर्मी महसूस करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली महसूस करेगा। यानी कि ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो आएगी तो यहां तक भी बहकर। अब सुनो वन बाय वन। ऊष्मा का पहला प्रकार, ये वाला प्रकार, पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं, एक प्रकार ये मान लो ऊष्मा का ये प्रकार। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, मैं कुछ कुछ बातें बोलूं, तो बताना आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं। इस प्रकार में क्या हो रहा है कि अणु अपनी जगह छोड़ते हैं, गर्मी लेते हैं और ऊपर उठते हुए चले जाते हैं। ऊष्मा का वो प्रकार जिसमें ऊष्मा
जिसमें ऊष्मा अणुओं के साथ आगे बढ़ती है, यानी कि अणु अपनी जगह से हटते हैं। ऊष्मा के इस प्रवाह में अणु अपनी जगह से हटते हैं, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? हम संवहन बोलते हैं। सवाल यही आएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको कि कन्वेक्शन क्या होता है भाई, संवहन क्या होता है? जिसमें अणु अपनी जगह से हटते हैं। तो पहले लिखो कन्वेक्शन, ऊष्मा प्रवाह में लिखो कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तो संवहन क्या होता है कि भाई ऊष्मा स्थानांतरण का वह तरीका, ऊष्मा प्रवाह का, ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका, वह तरीका जिसमें अणु अपने स्थान से, जिसमें अणु अपने स्थान से हटते हैं। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड। ठीक है भैया, वो तरीका है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह से हटते हैं। किस किस में होता है? देखो किस में हो सकता है, ये हो सकता है आपका द्रव में हो सकता है, साथ ही गैस में हो सकता है, यानी कि लिक्विड में और गैसेस में यही तरीका होता है। देखो ये तो गैस है, हवा क्या है? गैस है, गैस में संवहन हो रहा है। अच्छा, क्या ये सॉलिड में हो सकता है? नहीं यार, सॉलिड में अणु अपनी जगह से हट नहीं सकते, हिल सकते हैं, हट नहीं सकते। भाई कोई अणु यहां से यहां थोड़ी चला जाएगा, तो अणु हट ही नहीं सकते हैं। क्या द्रव में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एक द्रव का गर्म होना देखिए, कैसे गर्म होता है। यहां मान लो पानी भरा है बहुत सारा, आपने यहां आग लगा दी, ये अणु गर्म होगा, गर्मी पाके ऊपर भग जाएगा, इस अणु को बताएगा ओ जल्दी जा, वहां गर्मी मिल रही है। ये ठंडा अणु नीचे आएगा, यहां से गर्मी लेके ऊपर उठ जाएगा, ये इसको बताएगा। तो ऊपर से ठंडे अणु नीचे आके गर्मी लेके ऊपर जाते रहेंगे, यानी अणु अपनी जगह से हट रहे हैं, है ना? तो आप कहोगे भैया जी कि संवहन जो है द्रव तथा गैसों में होता है। कहानी खत्म संवहन की। अगर समझ में आया हो तो बता दो, और उसके बाद हम दूसरा तरीका लिखें जिसको हम बोलते हैं चालन यानी कि कंडक्शन। अब चालन क्या होता है? चालन है ये जिसमें अणु केवल हिलते हैं, अपनी जगह से हटते नहीं हैं। बात है हटने की, अपनी जगह से हट तो नहीं रहे। तो मैं क्या परिभाषा लिखूंगा कि चालन वो तरीका है जिसमें अणु अपनी जगह से नहीं हटते, और ये केवल और केवल ठोसों में होता है, सॉलिड्स में होता है। ये दो सवाल यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप कहोगे चालन में क्या होता है कि अणु विस्थापित नहीं होते, यानी कि ऊष्मा अणुओं को बगैर विस्थापित किए आगे बढ़ती है। अणु विस्थापित नहीं होते, यानी कि आप लिखोगे मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिस्प्लेस्ड, मॉलिक्यूल डज नॉट डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरी बात क्या है कि किस में होता है, तो ये होता है ठोसों में, यानी कि भैया जी ये तरीका जो है ये सॉलिड्स में चलता है। ठीक भैया, 10th की मार्कशीट खो गई है रामकिशन साहू बाबू, 10th की मार्कशीट खो गई है, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं उसके हेडक्वार्टर जाइए, ऑन रिक्वेस्ट मार्कशीट ले लीजिए। अगर आपका फिजिकल है तो फिजिकल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी एट एनी कॉस्ट। अगर आप ये कहोगे मेरी मार्कशीट खो गई है, तो आप अपने बोर्ड चले जाइए, आप जिस भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनसे ऑन रिक्वेस्ट कहिए कि मेरी मार्कशीट आप प्लीज़ बना दीजिए, उसका जो भी चार्ज लगता हो दे दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब चलो तीसरे व्यक्ति के पास। इन बाबूजी को गर्मी कैसे मिल रही है बताओ? इन भाई साहब को हीट कैसे मिल रही है? ना तो यहाँ कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना गैस है। तो देखो यहाँ कोई माध्यम नहीं है, मैं ये कह सकता हूं यहाँ कोई भी माध्यम है ही नहीं, कोई भी मीडियम यहाँ है ही नहीं, फिर भी ऊष्मा जा रही है। तो ऊष्मा बगैर माध्यम के भी आगे चल सकती है, बगैर मीडियम के भी आगे चल सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आपके यहाँ तक आता है, देखो माध्यम कहाँ तक मिलता है? आपके वायुमंडल तक, आपके एटमॉस्फेयर तक। एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर ऊपर तक है? केवल 12 किलोमीटर ऊपर तक। वहाँ के बाद तो कोई मीडियम ही नहीं है, ना कोई ठोस है, ना कोई द्रव है, ना कोई गैस है। भाई ऐसा थोड़ी है तुम्हारे पास एक लोहे की इतनी बड़ी छड़ी है, अगर तुम सूरज में ऐसे मार देते हो तो तुम्हें गर्मी मिल जाती है, या कोई पानी भरा हुआ है वहाँ तक, या कोई हवा है, गैस है, कुछ भी नहीं है। तो वह तरीका जिसमें ऊष्मा बगैर किसी माध्यम के चलती है, इसको बोलते हैं हम रेडिएशन यानी कि विकिरण।
तो तीसरा तरीका आपका होगा रेडिएशन। तीसरा तरीका आप सभी लिखेंगे क्या? रेडिएशन, यानी कि विकिरण। तो आप कहेंगे विकिरण क्या है? कि ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका जिसमें जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ना कोई ठोस चाहिए, ना कोई द्रव चाहिए, ना कोई गैस चाहिए। जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो आप कहोगे नॉट नीडेड, नॉट नीडेड मीडियम, कि भैया यहां कोई माध्यम नहीं चाहिए। अच्छा, क्या मुझे अलग से ये बात कहने की जरूरत है कि माध्यम नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए? तो ये निर्वात में चल सकती है, क्योंकि निर्वात का मतलब क्या है? जहां पर ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो आप ये कहोगे कि विकिरण वह ऊष्मा प्रवाह का तरीका है जिसमें ऊष्मा निर्वात में चल सकती है। इस तरीके से ऊष्मा निर्वात में चल सकती है। वैसे तो देखो, ये बात इसी में कवर हो रही है। अगर माध्यम की जरूरत नहीं है तो फिर निर्वात में चल सकती है, ये बात एक ही बात है। ठीक है, तो हीट कैन प्रोपेगेट, हीट कैन प्रोपागेट, प्रोपागेट इन वैक्यूम, हीट कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम, कि हीट वैक्यूम में प्रोपागेट कर सकती है। ठीक है, तो जरा बताइए कि हाँ भैया, मुझे बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई है कि विकिरण में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये तीन तरीके हो गए ऊष्मा प्रवाह के। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और ये मैंने बस आपको वो इंपॉर्टेंट ही सवाल बताएं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पता है दोस्तों को क्या लगता है? मेरे भाई बहन रटते हैं चालन, संवहन, विकिरण, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि विकिरण गैसों में होता है। नहीं, विकिरण रेडिएशन को माध्यम की जरूरत ही नहीं है, ना उसको ठोस चाहिए, ना द्रव चाहिए, ना गैस। भैया रामकिशन साहू, आप मुझे बताओ तो सही, क्या फोन पे बात करनी है? आप मुझे यही बता दो, मैंने आपको आपका समाधान बता दिया, मार्कशीट आपकी खो गई है, तो उसका कोई समाधान नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, आप जाके बनवाइए दूसरी। आर्मी में स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की। चलो भैया, इतनी बात सभी को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। आप ये मान लो रामकिशन बाबू कि आप मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, बताओ आपकी क्या समस्या है? मार्कशीट की थी, मैंने आपको बता दिया। ये हटा दो भाई, कमेंट पे से क्या आ रहा है? वैक्यूम में तो ऑक्सीजन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम में है ही नहीं। हिमांक दोबारा समझा दें? ओके, देखिए भाई, हिमांक क्या होता है? वैसे तो आपको अगर ये समझ में आ गए ना, गलनांक, क्वथनांक, तो हिमांक भी समझ में आना चाहिए। हिमांक का मतलब होता है वो बिंदु जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदल जाता है, वो मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड, जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम हिमांक। तो ये हो गए ऊष्मा प्रवाह के तीनों तरीके। ठीक है सर, मुझे नींद ज़्यादा लगती है। भैया नींद का तो एक ऐसा समाधान है, बहुत बढ़िया, आराम से सो जाओ, जब भी नींद आए सो जाओ। देखो, एक मिनट में आपका लूँगा। पता है दिक्कत क्या होती है? कि हम लोगों को ऐसा लगता है जब तैयारी के दौरान कि तू जितना नींद का समय काटेगा ना, उतना तू महान पाया जाएगा। कि जब तू किसी से ये कहेगा ना मैं मात्र 4 घंटे सोता हूँ, तो सबको लगेगा वाह, ये है पढ़ने वाला प्राणी। अबे भाई साहब, आप दिन के समय को अगर 3 हिस्सों में बांटो ना, मैं कहता हूँ 8 घंटे आप सो, पैर फैला के मस्त सो, बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ करके। बाकी के 8 घंटे अगर देखा जाए, बाकी के चलो 8 मत कहो, कंपटीशन का ज़माना ज़्यादा है, थोड़ा बढ़ा लो, 10-11 घंटे, 10 या 11 घंटे आप पढ़ो। कितने हो गए? 8 और 10 18, 18 या 19 घंटे हो गए। फिर भी कितने बचे? 5 या 6 घंटे आपके पास बच गए। 6 या 7 घंटे फिर भी बच गए। 6 या 7 घंटे में आप लाइब्रेरी आते हो, जाते हो, या घर भी पढ़ते हो, नहाना धोना सब कुछ करो, दोस्तों के साथ घूमो, उनसे बात करो, अपनी उनसे बात करो, उनकी उनसे बात करो, कुछ भी अगर आप कुछ भी करना चाहें। अबे हरीश, तुम्हें बहुत हंसी आती है ऐसी बातों पे। उनकी उनसे का मतलब यार, दोस्त सोस्त कुछ भी हो सकता है। तो अपना इतने समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई साहब आराम से, अगर आप 8 घंटे भी सोओगे ना, तब भी आपको 11 घंटे मस्त पढ़ने के लिए मिलेंगे। और 11 घंटे पढ़ के ना, तुम अगर लगातार 11-11 घंटे पढ़ लो तो कोई भी एग्जाम बचेगा ही नहीं जिसे आप नहीं निकाल सकते हो। यूपीएससी निकाल दोगे आप। ठीक है बाबू? तो भाई साहब, नींद आती है तो पहले सो। पता है यही दिक्कत होती है। ओ भाई, रात को 3 बजे तक पढ़ेंगे, चाहे पढ़ नहीं रहे, चाहे
12 बजे एक कॉपी खोली, फिर इंस्टा चला लिया आधा घंटे, फिर बाहर घूम आए क्योंकि 12 बजे मौसम शांत रहता है। 3 बजे में पढ़े थोड़ा सा ही, लेकिन जब 3 बजे सोएंगे ना तो वो संतुष्टि रहती है, भाई 3 बजे पढ़ लिया हम, है ना। सुबह को उठ जाना 6 बजे। अब सुबह के 6 बजे उठे, जोश जोश में 1 घंटे तो पढ़ लिए, फिर लाइब्रेरी में बैठे बैठे जैसे ही खाना खाया 1-2 बजे के आसपास, या हल्की सी दोपहरी सी में पंखा या एसी चल रहा है, ऐसे कब आंखें बंद हो गई कुछ नहीं पता चलता है। तो भाई 8 घंटे की नींद पूरी लो, जिससे कि आपको नींद ना आए, पहली बात तो पढ़ाई के समय पे। और अगर नींद दिमाग में रहेगी ना, तो आप देखते होंगे दिमाग भारी भारी सा हो जाता है, याद उद भी नहीं होता। क्योंकि उठ के जब हम पढ़ते हैं तो कितना दिमाग खुला रहता है, ऐसा लगता है जैसे शताब्दी बन गया हो दिमाग, है ना। कितना भयंकर दिमाग चल रहा है जब आप सो के उठते हैं, क्योंकि रिलैक्स होता है माइंड। तो 8 घंटे की नींद लो, हमेशा ही ऐसे रिलैक्स रहेगा। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। नया चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई मैं तो देखो ये कहूँगा कि एक छोटी सी बात, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने में भरोसा रखता हूँ, प्रैक्टिकल होने में विश्वास रखता हूँ, कि पढ़ाई ज़्यादा करो, दिखावा कम करो, है ना। पढ़ाई ज़्यादा करो, दिखावा कम करो। आजकल मैं देखता हूँ कि पढ़ेंगे आधा घंटा, इंस्टाग्राम पे रील बनाने में 4 घंटा निकाल देंगे। उस 1 घंटे की पढ़ाई के लिए इंस्टाग्राम पे 4 घंटे रील बनाएंगे। अभी जैसे एक भाई मुझसे शायद कह रहा था कमेंट में, मैं थोड़ा नहीं पढ़ा उस कमेंट को, जरूरी नहीं लगा, लेकिन अब ले रहा हूँ, कि सर मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ तो पड़ोस वाले ये कहते हैं कलेक्टर बनेगा क्या। तो शायद उन भैया को मुझसे ऐसी उम्मीद होंगी कि मैं ये कह दूं कि हाँ भाई उनको जवाब दो, उन्हीं को जवाब देना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली आ जाओ, ग्राउंड पे आ जाओ, बिल्कुल आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके घर परिवार को देखने का लोगों का जो नज़रिया है ना, वो अपने आप ही बदल जाएगा। आज जो लोग आपको हीन नज़रों से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, आपके परिवार को हीन भावना से देखते हैं, वो अपने आप ही अच्छी नज़रों से देखने लगेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आते, एसएससी जीडी का रिजल्ट आते फरसा लेके घूमना है, या बेल्ट लेके घूमना, जो भी गली मोहल्ले में मिले सब पे बेल्ट उड़ानी है। वो करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। या आप ये सोचते हो कि नहीं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं गोलियों से भून दूंगा, मुझे 20 मर्डर माफ हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। इतनी छूट तो किसी को नहीं मिलने वाली है। तो दरअसल आप अपनी स्थितियों को खुद बदलेंगे, सामने वाले की मानसिकता आपके लिए अपने आप ही खुद ही बदल जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को तो कभी मत सोचो, बस अपने आप पे ध्यान दो। ज़िंदगी इतनी छोटी है, समय इतना कम है, आप अपना सारा समय अपने ऊपर भी लगाएंगे ना, तो भी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी कि आप अपनी संतुष्टि पे पहुंच जाओ, संतुष्टि के उच्चतम स्तर पे पहुंच जाओ। इसलिए सारा समय अपने ऊपर लगाओ, इन फालतू की चीज़ों को छोड़ो। ठीक है बच्चे। चलो भैया जी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला मुद्दा आता है हमारा आवेश, यानी कि चार्ज। सबसे पहला मुद्दा हमारा आता है चार्ज। और चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, बड़ा क्यू, छोटा क्यू, कुछ भी यूज कर लेते हैं। पेपर में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको किससे दिखाते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब समझो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। इसको रटना बड़ा आसान है, लेकिन रट के मजा नहीं आता। मजा आएगा जब इसको समझोगे। देखो कैसे, आपने बचपन में साइंटिस्टी की है सबने, वैज्ञानिक गिरी सबने की है। कैसे, आपने पेन लिया, उसको बालों में घिसा, उसके बाद उसे कागज के पास लेके गए, तो कागज के टुकड़े उससे चिपक गए, या धूल के कण उससे चिपक गए, या आपके बाल खड़े हो गए। सबने ये काम किया होगा। बस इसी में आवेश की परिभाषा छुपी है, आवेश की समझ इसी में छिपी है। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जी, ये है हमारा पेन, ठीक है, ये हमारा पेन है। और जैसे ही तुमने इसको बालों में घिसा, तो बालों में से क्या आ गए, बालों में से निकल के आ गए आपके इलेक्ट्रॉन। और ये जो पेन है, अब इलेक्ट्रॉन आके इस पे विराजमान हो गए। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। और देखो भैया, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। इस दुनिया की सारी चीजें या तो धन आवेशित हैं, या तो वो ऋण आवेशित हैं, ये याद रखना। या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, या तो वो निगेटिवली चार्ज है। भाई दो ही तरह के लोग हैं, या तो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। दो ही तरह की बातें हैं, या तो पुण्य है या पाप है। वैसे ही या तो वस्तुएं पॉजिटिवली चार्ज हैं, या तो वो निगेटिवली चार्ज हैं। अच्छा भाई, पाप पुण्य तो समझ में आता है कि जो बुरे काम करे वो पाप कर रहा है, जो अच्छे काम करे वो पुण्य है। ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है, देखो, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, अधिकता का क्या मतलब है, देखो हर एक वस्तु के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पेन के पास भी पहले इलेक्ट्रॉन थे बालों में घिसने से पहले, लेकिन वो संतुलित संतुलित हैं, कि जितने होने चाहिए उतने हैं, जितने इसको बनने के लिए होने चाहिए। लेकिन तुमने इसको घिस दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर फालतू आ गए, तो हम कहेंगे ये वस्तु ऋण आवेशित है। तो ऋण आवेशित होने का क्या मतलब होता है, आवेश का मतलब होता है
कि किसी वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉनों का होना या उससे इलेक्ट्रॉन चले जाना। जैसे अगर बालों में से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बाल आपके धन आवेशित हुए हैं। तो आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है कि या तो उस पर फालतू इलेक्ट्रॉन है या उस पर कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या तो कम इलेक्ट्रॉन है या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब होता है आवेश का। अब देखिए, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो वो वस्तु कहलाती है ऋण आवेशित। ऋण आवेशित यानी कि निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि एक्सिस, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं शॉर्ट में। और भैया जी, धन आवेश का क्या मतलब है, तो धन आवेश का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है कि या तो उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या तो उस पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है तो धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण आवेशित है। भैया तुमने उल्टा तो ना पढ़ा दियो, अधिकता पे निगेटिव बता रहे हो। हाँ ऐसा ही होता है यहाँ, ये कोई जेब के पैसे नहीं है कि तुम्हारी जेब में अधिक पैसे हैं तो धनावेशित है, कम पैसे हैं तो ऋणावेशित है, नहीं, यहाँ उल्टा ही पढ़ा जाता है। अब सोचो, अगर यही सवाल एग्जामिनर पूछ ले कि किसी वस्तु पर ऋणावेश होने का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा हैं कम हैं, तो ऋण का मतलब कमी लगता है, लेकिन समझ गए होंगे आप, यहाँ उल्टा मामला चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आवेश का मतलब क्या होता है, या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या उस पर कम है। अब देखो क्या होगा कि जो पेन, जो धूल है जो यहाँ पड़ी हुई है, या फिर आपके जो कागज के टुकड़े हैं, ये सब होते हैं धनावेशित बाय नेचर। प्रकृति में ही ये धनावेशित होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रकृति का नियम क्या है कि हमेशा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। जैसे ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच में हमेशा किसका बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आप बस में बैठे हुए हैं और सीट पे पूरे फैल के बैठे हुए मस्त इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक आवाज़ आएगी मोटी सी, भाई साहब हमें सीट दी हो, थोड़ी सी साइड हुई हो। तो तुम ऊपर मुंडी भी नहीं उठाओगे, तुम कहोगे अरे हटा है भाग, यहाँ सीट दिख रही है। फिर एक आवाज़ आएगी, आप हमें थोड़ी सीट देना, खिसकिए जरा। ओ, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आइए आइए बैठिए बैठिए ना बैठिए। तो उनकी सहेली खड़ी होंगी, आप पूछो आपकी सहेली, हाँ, अब इनको भी बिठाइए, कहाँ सीट है, तुम खड़े भी हो जाओगे। तो भैया ये तो प्रकृति का नियम है कि ऑपोजिट चार्जों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, आकर्षण का। तो सवाल ये भी आता है, सवाल आएगा कि बताइए, अगर प्लस और माइनस एक जगह हैं तो कौन सा बल लगेगा। आप कहोगे भाई साहब आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तभी तो इसने इसको खींच लिया, धूल को, बालों को, या फिर आपके कागज के टुकड़ों को। तो आप कहेंगे कि इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स। और अगर, और अगर ये आपके समान हैं, एक जैसे हैं, मान लो प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो डेफिनेटली रिपल्शन का फोर्स लगेगा। किसका फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का, यानी कि रिपल्सन का। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण वाली बात है ना, ये किस वैज्ञानिक ने बताई थी, तो आप कहेंगे कि ये बताई है बात हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। ये वाली बात हमें बताई है बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि आकर्षण प्रतिकर्षण भी होता है। यहां से एक सवाल बन जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, चलो, खूब आनंद आता है आपको ऐसी बातें से पढ़ने में, है ना, मज़ा आता है। कोई बात नहीं, सेशन अच्छा निकल जाना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस ये टारगेट है। तो भैया जी, ये हो गया आपका आवेश और ये हो गई आपकी चार्ज की बात। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, रटना नहीं है, इसको समझना है चार्ज क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में अब जो भी चलेगा ना, जो भी चलेगा वो सब इसी पर आधारित चलेगा। ये मकान की नींव बना ली हमने, मकान पूरा इसी पे खड़ा करेंगे, चाहे हम धारा पढ़ें चाहे हम विभव पढ़ें, सब कुछ इसी पर आधारित चलेगा। तो प्लीज़ भैया जी इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा कल, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल तो आपका सैटरडे है,
तो सैटरडे आपका रिवीजन का डे होता है, तो प्लीज़ आपसे भी रिवीजन करना अच्छे से। अब देखो आपका ना ऑलमोस्ट सिलेबस बहुत सारा हो गया होगा, कुछ ही थोड़ा बहुत बचा होगा कंप्लीट होने को। तो अब आप क्या किया करो, सैटरडे और संडे दोनों दिन बहुत अच्छे से रिवाइज किया करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि पहले मैं नोट्स बना लूँ अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया भाषा में, फिर बाद में रिवाइज करूँगा, तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता। और ऐसा ऐसा याद रख पाना ना बड़ा मुश्किल है कि 2-3 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ों को हमारा दिमाग लंबे समय तक याद रखे। मैंने आपको बता रखा है कि दिमाग भूलने के लिए बना होता है, याद रखने के लिए बना नहीं होता। तो अच्छे से आपको दोनों दिन लगातार रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, क्या गलती है वो सही से सुधार लेनी है, ठीक है। एक भैया का डाउट था कि मैथ कमज़ोर है, उसको कैसे करें। तो भैया जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप भी देखते होंगे या देख लेंगे कभी ना कभी ऐसा एग्जाम्पल, मैंने तो देखे हैं कि किसी एक बच्चे का कोई सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर रहा हो। कभी मेरे खुद के कई सारे सब्जेक्ट कमज़ोर थे। तो एक तो ऑप्शन होता है हम उससे बच के भग जाएं, दूसरा ऑप्शन होता है सीखने की ललक कि नहीं मुझे ये सीखना है। आज आप देखेंगे उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट ही कोई नहीं है। मैंने देखा है कि यूपी पुलिस की बच्चा तैयारी करता था, मतलब वो उसका नेचर ऐसा था, यूपी पुलिस की तैयारी करने से पहले लड़ने झगड़ने वाला, उसने यहाँ तक कि पुलिस वुलिस केस तक की नौबत आ गई थी। बस ये है कि थाने दरबार सब हो गए, उसका केस वेस में नाम नहीं दर्ज हुआ, इसलिए वो बच गया था। इतना आवारा लड़का था। बट उसको समझ में आई कि यार पढ़ाई करनी चाहिए, उम्र के एक स्तर पे समझ में आती है। फिर वो पढ़ाई करने बैठा, उसको मैथ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आए। तो मैंने उस लड़के को 2 साल बाद इतना एक्सपर्ट पाया मैथ्स में कि उसकी हमारे यहाँ RW पे रैंक 1 आई थी। ये कब की बात है, जब मैं अपनी तैयारी करता था। तो मैं भी लाइब्रेरी जाया करता था टीचिंग के साथ, आज से साल भर पहले मैं टीचिंग भी करता था, लाइब्रेरी भी जाता था। तो वो लड़का मेरे ही बराबर में बैठता था, मुझसे जान पहचान थी उसकी, वो जानता था मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तो उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई। मैंने उसने मुझे अपने चोट फाट के निशान भी दिखाए, बहुत सारी जगह चोट वोट लगी हुई थी, और उसके बारे में और लोगों ने भी बताया। तो मतलब मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने खुद भी देखा कि अगर आप सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं। अब देखिए तरीका क्या है। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती है, कोई भी विषय समझ में नहीं आता है, पहले आप एक ऐसे अध्यापक का चुनाव करिए जो उस विषय को बेसिक से समझा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो एडवांस लेके चल रहे हैं। एडवांस उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक क्लियर हैं। एडवांस चीज़ें पढ़ने में, एडवांस तरीके से सिलेबस खत्म करने में समय भले ही कम लगता हो, लेकिन वो उनके लिए हैं जिन्होंने समय पहले दे रखा है। देखो जितना समय चाहिए उतना तो लगेगा, किसी ने पहले दे रखा है तो अब कम लगेगा। बट आप एडवांस नहीं समझेंगे, आप क्या करिए, किसी एक ऐसे अध्यापक का चुनाव करिए जो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएं उस विषय को। उस टीचर से पढ़ना शुरू करिए। और अगर वाकई आपको कोई विषय सीखना है तो बिल्कुल ये उम्मीद मत करिए कि वो विषय हमें 10 दिन में समझ में आ जाएगा, 15-20 दिन में समझ में आ जाएगा। अगर कोई टीचर बेसिक से समझा रहा है तो डेफिनेटली उसमें समय लगेगा। पहले उस विषय को अच्छे से कंप्लीट कर लो। मैथ है, अगर आपके पास समय है तो और अच्छा क्या रहेगा कि जैसे आप मैथ कर रहे हो, मान लो SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो SSC ने अपनी परीक्षाओं के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर, उन सबको उठाओ। SSC GD हो, SSC CHSL हो, मेंस के मतलब ना प्रीलिम्स के, SSC CHSL हो गया, MTS हो गया, बाकी आपका SSC के जितने सारे एग्जाम हैं उन सबको उठा लो, MTS वगैरह। तो जैसे सर ने आज पढ़ाया संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। उसकी बुक आती है, कई सारे पब्लिकेशन है मार्केट में जो चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक देते हैं। तो अच्छे से जितना सर ने पढ़ा दिया, जैसे संख्या पद्धति में, या एक काम कर लो, चैप्टर जब पूरा हो जाए तब क्वेश्चन लगाओ। 4-5 दिन की क्लास में सर ने संख्या पद्धति पूरी करा दी, तो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। जितना सर करवा रहे हैं उतना करो, जो वो सीट दे रहे हैं आपको उन्हें करो, इन्हें करो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी गलतियां हमसे इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि हम सही अध्यापक का सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। भाई हमने नाम सुन लिया, कोई फला नाम सुन लिया, भाई वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। अरे भाई बढ़िया पढ़ा रहा है उनके लिए जिनके बेसिक क्लियर हैं। आपके क्लियर नहीं है तो आपके लिए बढ़िया नहीं है वो। आपके लिए कोई ऐसा टीचर बढ़िया है जो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हो, ठीक है ना। तो आप उस टीचर को पकड़िए। इस चक्कर में मत जाओ सोशल मीडिया के में, आजकल जो दिखता है वैसा वो है ही नहीं। बिल्कुल सच और कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं। तो पहले खुद आजमाओ, किसी के कहने से मत करो। तो अच्छा टीचर पकड़ो कोई जो बेसिक से पढ़ा रहे हो, वो अच्छा है आपके लिए जो बेसिक से पढ़ा रहा है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर, यही सिर्फ एक तरीका होता है। फिर उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आप सभी के कोई भी पढ़ाई से अलग भी ऐसे कुछ डाउट्स हुआ करें तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपनी तैयारी की यात्रा के दौरान फॉलो की चीज़ें जिनसे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, मैं उनको आपके साथ अवश्य शेयर करूँगा, ताकि पढ़ाई के अलावा हमारी ये चीज़ें भी मजबूत होती चलें। और कुछ इंसानियत वाली बातें, क्योंकि नौकरी के बाद इंसान को इंसानियत में ही रहना अच्छा रहता है, वो भी चीज़ें मैं आपको अवश्य ही शेयर करता रहूँगा। मंडे को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।